अच्छा, थोड़ा सा कुछ हिस्सा रहता था, 5-6 मिनट का। रिसेप्टर्स हमें अल्फा रिसेप्टर में पढ़े थे कि कहाँ पर है, कैसे काम करते हैं। बीटा रिसेप्टर्स की अगर हमने बात की तो उसमें से आपको पहला मैंने बीटा 2 से स्टार्ट लिया कि बीटा 2 कहाँ पर है। मसल का डायग्राम मैंने लिखा हुआ है, मसल के अंदर मौजूद है। साथ याद रखिएगा कि मसल के ऊपर अल्फा 1 भी मौजूद है। अल्फा 1 मौजूद है मसल के ऊपर, लेकिन ये प्री डोमिनेंट नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा जो है वो बीटा 2 है। तो अल्फा 1 बहुत कम है, बहुत बहुत कम है, लेकिन बीटा 2 पे बहुत ज्यादा है। तो मोस्टली जो एक्शन होगा बीटा 2 का ही आपको नजर आएगा, बीटा 2। तो आप याद रखेंगे कि बीटा 2 मसल के ऊपर है, तो बस आपका काम हो गया समझ। आ, हाँ, तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे बीटा रिसेप्टर की कि बीटा रिसेप्टर जो है वो साइक्लिक एएमपी के थ्रू जो है एडेनाइल साइक्लेज, बीटा रिसेप्टर एडेनाइल साइक्लेज, और एडेनाइल साइक्लेज से साइक्लिक एएमपी के थ्रू अपना काम करते हैं। सारे पे ये अप्लाई होता है, ठीक है। चाहे बीटा 1 हो, बीटा 2, बीटा 3। यहाँ पर वीडियो खत्म हुआ था तो मैंने आपको ये पॉइंट क्लियर कर दिया। मैकेनिज्म ऑफ बीटा रिसेप्टर ये होगा, और ये कहाँ कहाँ पर मौजूद है वो अभी भी जारी है। अल्फा 1 रिसेप्टर ये आपको, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इधर अगर हम आके आ जाते हैं, अल्फा 1 रिसेप्टर मैंने कहा ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन काज करेगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन के कॉज होने से क्या होगा कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। पेरिफेरल रेजिस्टेंस के बढ़ जाने से आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये 3 पॉइंट्स अलग अलग उन्होंने लिखे, हमने सबको एक ही पॉइंट में बता दें कि अल्फा 1 रिसेप्टर जब एक्टिवेट हो जाएंगे, उनसे खून की नालियां तंग हो जाएंगे, वेजो कंस्ट्रिक्शन। और खून की नालियों के तंग होने से पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। पेरिफेरल रेजिस्टेंस के बढ़ जाने से बीपी भी आपका बढ़ जाएगा। ये 3 पॉइंट्स एक ही पॉइंट मैंने डाल दिए। अब ये जो है ये स्पेशल मिड रेसिस, कोलेजिक में वो क्या करते थे, आंख के पीपल साइज को छोटा करते थे, ये पीपल साइज को बड़ा कर देगा, ठीक है। मिड रियासिस, और मिड रियासिस में कौन से मसल होते हैं आंख के अंदर? एक आपको मैंने बताया था सर्कुलर मसल, गोल मसल्स होते हैं। एक रेडियल मसल होते हैं। तो ये रेडियल मसल से आकर पीपल को बड़ा कर देगा, ठीक है। अब आपको आंख के अंदर अल्फा 1 रिसेप्टर भी आ गया, आंख आई के अंदर। और साथ ही साथ आपका जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर थे वो भी इधर मौजूद है। मस्कारिनिक और अल्फा एड्रेनर्जिक दोनों रिसेप्टर आपके आंख के अंदर मौजूद है। इसीलिए इसको बोलते हैं डुअल इनर्वेशन, डुअल इनर्वेशन। यानी एक ही ऑर्गन पर सिंपैथेटिक कनेक्शन और पैरासिम्पैथेटिक दोनों आए हुए हैं, कोलिनर्जिक और एड्रेनर्जिक दोनों आए हुए हैं। अच्छा, ये पॉइंट यहां से क्लियर हो गया। पार्टिकुलर स्किन एंड एब्डोमिनल विजेरा, ये मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि ये जब वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा ना, वेजो कंस्ट्रिक्शन, वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा कहां पर करेगा? स्किन एंड एब्डोमिनल एरिया, स्किन एंड एब्डोमिनल एरिया, जो आपका पेट का इलाका है और जिल्द है, इनकी तरफ खून की नालियों को ये कंस्ट्रिक्ट कर देता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। और बीटा 1 रिसेप्टर जो है ये आपको कार्डियक कार्डियक स्टिमुलेशन काज करेगा। वेर इज बीटा 1? दिस वन, बीटा 1, ये आपके दिल के ऊपर मौजूद है, ठीक है। ये आशिकाना रिसेप्टर है, ठीक है। मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करूंगा ताकि कभी आप इसको भूल ना पाओ, ठीक है। आशिकाना रिसेप्टर है क्योंकि ये प्रीडोमिनेटली ये आपके हार्ट के ऊपर मौजूद है, हार्ट के ऊपर मौजूद है। और जब ये एक्टिवेट हो जाएंगे तो इससे क्या होगा, दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज हार्ट रेट, दिल की रफ्तार भी तेज हो जाएगी और कंट्रैक्शन भी तेज हो जाएगी। कंट्रैक्शन, फोर्स भी स्ट्रांग हो जाएगा, हार्ट का कंट्रैक्शन और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ये दोनों स्ट्रांग हो जाएंगे। ये आपका हार्ट पर है।
बीटा टू रिसेप्टर क्या है? इसको मैंने कहा था ना, ये बॉडी बिल्डर वाला है। बॉडी बिल्डर से आपको आएगा कि बॉडी बिल्डर मसल बनाते हैं और मसल के अंदर जो है खून की नालियां डायलेट हो जाएंगी। तो बीटा टू रिसेप्टर क्या करता है? वेजोडाइलेशन, वेजोडाइलेशन काज करता है आपका बीटा टू रिसेप्टर। एक और भी है, ये इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये सांस की नाली को भी खोल देता है। वेजोडाइलेशन और ब्रांकोडाइलेशन, ब्रॉन ब्रोंको डायलेशन, ये दोनों देते हैं। अब मैं यहां से मुझे एक, कभी कभी लोग क्या करते हैं, बीपी को कम करने के लिए, बाज आपका होता है ना, मरीज आ जाता है डॉक्टर के पास और उसका बीपी कम करने के लिए वो क्या करते हैं, वो एंटागोनिस्ट देगा, जाहिर है बी और बीटा रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट देगा। हमारे पास जो एंटागोनिस्ट है, ऐसे एंटागोनिस्ट होते हैं जो बीटा वन को भी ब्लॉक करते हैं, बीटा टू को भी ब्लॉक कर लेते हैं। ठीक है, बीटा वन को भी ब्लॉक करते हैं, बीटा टू को भी ब्लॉक कर देते हैं। सो याद रखिएगा, आप जब भी इसको एंटागोनिस्ट देंगे तो याद रखना कि अगर वो सेलेक्टिव नहीं है तो उससे हार्ट पर भी असर हो सकता है। आपने बीपी को कम करने के लिए बीटा वन ब्लॉकर दे दिया, वो जाकर बीटा टू पे भी जाकर उसको भी ब्लॉक कर देगा, तो उधर से आपको विजो डायलेशन तो नहीं मिलेगी, साथ साथ में आपका ब्रोंको डायलेशन भी नहीं मिलेगा। तो इधर बहुत ज्यादा एहतियात करना पड़ेगा। या आपके सांस की नाली तंग है, आप उसको खोलना चाहते हैं, तो जहर आप बीटा टू एगोनिस्ट देंगे, बीटा टू एगोनिस्ट देंगे। अगर आपका ये बीटा टू एगोनिस्ट बीटा वन में भी एक्ट करेगा तो फिर उससे उसका हार्ट रेट और बीपी भी बढ़ सकता है, और मरीज को शिकायत रहता है कि डॉक्टर साहब, मैं तो सांस का मरीज हूँ, पता नहीं क्यों मैं जब ये दवाई ले लेती हूँ या ले लेता हूँ तो मुझे हार्ट का इश्यू हो जाता है। तो फिर बीइंग अ फार्मासिस्ट आप थोड़ा डिसाइड करो, यार इसको सेलेक्टिव दे दो, सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर दे दो, एगोनिस्ट दे दो, सेलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट दे दो, ताकि उसका काम सिर्फ और सिर्फ ब्रोंकोडायलेशन तक रहे। तो इसलिए आजकल हमारे पास बीटा, जब आप कहते बीटा ब्लॉकर है तो भाई बीटा ब्लॉकर नहीं बोलो, बीटा वन है या बीटा टू बोला करो, सेलेक्टिव बोला करो, तो क्योंकि बहुत बड़ा मसला हो सकता है। बीटा वन पीठ में हार्ट के ऊपर है, बीटा टू आपके खून की नालियों पर और सांस की नालियों पर है। अगर आपका काम खून की नालियों में है, अगर आपका काम सांस की नाली में है, तो आपको बीटा टू की तरफ जाना पड़ेगा। आपका ड्रग बीटा टू एगोनिस्ट है, एटागोनिस्ट है, जैसे आप करना चाहते हैं। है इस तरह का एक है, अभी जहन में नहीं आ रहा, वो बहुत रॉन्ग कॉम्बिनेशन डॉक्टर्स हजरात देते थे मरीज को, खासकर इन रिसेप्टर्स के बड़े, उनको पता ही नहीं है। भाई ये दिल बीपी कम करने वाली दवा है, ठोके दे दिया, और आगे जाकर मरीज की क्या हालत होगी। चले, ये आगे आपका बीटा वन रिसेप्टर हार्ट, हार्ट के ऊपर रहकर ये दिल की धड़कन को तेज करेगा। इसको टेकी कार्डिया भी बोलते हैं, टेकी कार्डिया, टेकी, TACHY, टेकी कार्डिया, टेकी कार्डिया, ये आ गया। एक और काम भी बीटा वन कर लेता है, वो है चर्बी तोड़, चर्बी तोड़। ये जो आशिकाना रिसेप्टर है, ये बंदे को स्मार्ट भी रखता है। चर्बी टूट जाएगी, पेट अंदर जाएगा, तो स्मार्ट भी रखेगा। सो आशिकाना आपका स्मार्टनेस का भी ख्याल रखेगा। और साथ साथ एक और भी है कि ये रेनिन को भी इंक्रीज करता है, इंक्रीज रेनिन, रेनिन, रेनिन इसको भी, इसका भी बहुत बड़ा रोल है ब्लड प्रेशर में, लेकिन आज इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। आपसे भी याद है किडनी से रेनिन भी, रेनिन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम आपने पढ़ा होगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रेनिन, और पूरा सिस्टम आपने देखा होगा कि ओवरऑल वो बीपी को बढ़ा देता है। सो एनीहाउ ये भी बेटा बीटा वन पर है। और कहाँ कहाँ पर हम जा सकते हैं, बीटा थ्री रिसेप्टर पर आ जाते हैं। बीटा अल्फा टू तो आपको मैंने बता दिया, अल्फा टू ये यहाँ पर प्री साइनेप्टिकली इनहिबिशन काज करेगा, किस चीज को, इनहिबिशन, किस चीज को इनहिबिट कर सकता है, नंबर वन खुद को इनहिबिट कर सकता है, इपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन, नंबर दो ये एसिटाइलकोलिन को भी इनहिबिट कर सकता है, और इंसुलिन रिलीज, इंसुलिन रिलीज,
इंसुलिन रिलीज, इसको भी ये इनहिबिट कर देता है, ब्लॉक कर देता है कि इंसुलिन भी ना निकले। ये अल्फा 2 रिसेप्टर का है। तो बुक में आपने जो पढ़ा था वो सिर्फ इनहिबिशन था। अब आपको एक और चीज बताया कि ये इंसुलिन की रिलीज को भी क्या कर लेता है, ब्लॉक कर लेता है, इनहिबिट कर लेता है। सो अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2। बीटा 2 कहां पर है, वेजोडाइलेशन किया, ब्रोंकोडाइलेशन किया, साथ ही साथ ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये आपके लिवर से ग्लाइकोजन को तोड़ के खून में लाएगा कि जल शुगर तू बढ़ जा, शुगर बढ़ाने के लिए है ये बीटा 2। लिवर के अंदर ग्लाइकोजन है, उसको तोड़ देगा, चल जल्दी जल्दी ब्लड में जाओ और एनर्जी प्रोड्यूस करो, ठीक है। सो ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस काज करते हैं बीटा 2। इंक्रीज रिलीज ऑफ ग्लूकागॉन, ये एक और काम भी करता है, ग्लूकागॉन को भी ये ज्यादा कर लेता है। ग्लूकागॉन भी वही काम कर लेता है जो ऊपर आपने देखा था। ग्लूकागॉन आपके ब्लड के अंदर ग्लूकागॉन आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल को बढ़ाता है। ग्लूकागॉन आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल को बढ़ाता है। सो वही बात है कि बॉडी बिल्डर को जो है खून में ज्यादा शुगर चाहिए ताकि वो अपना एक्सरसाइज जारी रख सके। तो बातें सारी उसके साथ फिट हो रही है। अच्छा, इंक्रीज रिलीज ऑफ ग्लूकागॉन भी होगा, रिलैक्स यूटेरिन एंड स्मूथ मसल। यूटेरिन मसल को ये रिलैक्स भी कर देता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान यूटेरिन मसल को ये रिलैक्स कर लेते हैं बीटा 2 रिसेप्टर। सो ये जो पिक्चर आपके सामने अब आ गया है, आप लोगों से गुजारिश है कि एक तो ये याद रखेगा अल्फा 1 क्या क्या करता है, कहां पर है। अच्छा, अल्फा 1 यहाँ पर है स्फिंक्टर ऑफ द ब्लेडर, इसको क्लोज कर लेता है। यूरिनरी ब्लेडर के अंदर जो स्फिंक्टर है ये उसको क्लोज कर लेता है, यानी ट्राइगोन मसल को क्या करेगा, कंट्रैक्ट करेगा, और बाकी जो डेट्रोसर मसल इसको रिलैक्स करेगा, तो ये क्लोज करेगा। अल्फा 1 रिसेप्टर आपके खून की नालियों पर है, आपके आंग के अंदर है, और आपके मसाने के अंदर है, यूरिनरी ब्लेडर के अंदर है। अल्फा 2 रिसेप्टर जो आपने देखा कि वो इनहिबिशन रोल अदा करते हैं, जहां पर भी होगा इनहिबिशन रोल अदा करते हैं, कोई खास जगह नहीं है कि जहां जहां पर भी है उधर ये इनहिबिशन रोल अदा करते हैं। बीटा 1 आशिकाना रिसेप्टर है, हार्ट के ऊपर होते हैं, हार्ट के कंडक्शन को बढ़ा देते हैं, चर्बी को भी तोड़ देते हैं, और रेनिन जो है उसको भी रिलीज करते हैं। रेनिन फिर जाकर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो सिस्टम था उसमें अपना रोल अदा करेगा, ठीक है। बीटा 2 को हमने बॉडी बिल्डर का नाम दिया था, ये वेजोडाइलेशन खास करते हैं खून की नाली, खासकर कहाँ से खून की नालियां, जो मसल के अंदर जो उनको ये डायलेट करते हैं, और सांस की नाली को भी खुला कर देते हैं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस करते हैं, ग्लाइकोजिन को तोड़ देते हैं, लिवर से उसको खून मिलाते हैं, और साथ ही साथ शुगर लेवल को बढ़ा देते हैं, यूट्रिन मसल को भी रिलैक्स करते हैं। बीटा 3 एक्सेप्टर आपको बताऊं ये क्या है, ये भी लिपोलाइसिस काज करते हैं। बीटा 3 क्या करते हैं, लिपोलाइसिस, किस्म का स्मार्टनेस ये भी कर रहे हैं बीटा 3। और डिट्रोसर मसल ये उनको रिलैक्स कर लेता है। बस ये यहां पर आ गया, बस यहां से मैं अब आगे नहीं जाऊंगा। यहां से अब आगे मैंने आप लोगों को जो टास्क दिया है वो क्या है कि अब आप लोगों ने ये देखना है कि डायरेक्ट एक्टिंग कौन सा है, डायरेक्ट एक्टिंग कौन से ड्रग्स। अब जाहिर है डायरेक्ट एक्टिंग वो है, वो ड्रग्स जो अल्फा 1 पे पड़ते हैं या बीटा 1 पे बीटा 2 पे पड़ते हैं, ये आपकी डायरेक्ट एक्टिंग है। लेकिन जो इनडायरेक्ट एक्टिंग है उसके लिए आपका ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला जो डायग्राम है कि एपिनेफ्रीन जब आ जाता है तो फिर इसकी तरह से कौन सा, ये ब्लड में जा रहा था, इसको कोई एंजाइम तोड़ रहा था, साइनेप्टिक स्पेस में एक जाइलिन एंजाइम था, उसने उसको तोड़ा था, COMT कैटकोलो मिथाइल ट्रांसफेरेज, ये तो स्पेस में था। इसके अपने घर के अंदर भी था एक एंजाइम जो माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आ रहा था, माओ म्याओ, ठीक है, म्याओ बोलो या माओ बोलो जो भी है, वो एंजाइम उसको तोड़ रहा था। अब कुछ ऐसे ड्रग आपने देखिए कि वो रिसेप्टर के साथ में काम नहीं करते थे, वो एपिनेफ्रिन के रिलीज के साथ, एपिनेफ्रिन के रीअपटेक के साथ
वो लोग डिस्टरबेंस कर रहे थे वो, तो वो फिर इनडायरेक्ट में आ जाएगा। तो जय आपने इसी अदा से इसको भी याद रखना है कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्टिंग में उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, सारे अक्सर ओल ओल वाले हैं, लेकिन ख्याल रखना पड़ेगा, अगर आप हर ओल ओल वाले को ये समझेंगे कि ये एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है, तो ऐसे बहुत सारे ड्रग है जिसके आखिर में ओल आता है, जैसे ओमिप्राजोल, उसके आखिर में ओल है, लेकिन वो एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट नहीं है। इसी तरह ओल, ओल ये एंटी फंगल में भी ये लफ्ज आता है, वो आपने ख्याल करना पड़ेगा। तो एक लफ्ज ओल 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 से लेकर आपको सोचना होगा कि ये कौन सा वाला ओल ओल है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ओल मिलेंगे। ओल ये एडर्नर्जिक एगोनिस्ट की निशानी है। एल्बोटिरोल, इसके अलावा है आपका फॉर्मोटिरोल है, इंडाकैटिरोल है, आइसोप्रोटेरिनोल है, नो नो नोल बहुत ज्यादा है, और इन वाली भी बहुत ज्यादा है। अब वो देखिए, क्लोनिडीन, डोब्यूटामीन, डोपामीन, एपिनेफ्रीन, और इसके अलावा और कौन है, मिडोड्रीन, मिडोड्रीन, इन वाले हैं, काफी ज्यादा है। तकरीबन तकरीबन डायरेक्ट में आप बुक के हिसाब से जाओगे तो अगर 18-19 ड्रग यहाँ पर है। इनडायरेक्ट में एम्फिटामाइन और कोकेन है। कोकेन आपको मैंने बता दिया था, कोकेन ये देखो ना यार, इसी डायग्राम में ये देखो, ये कोकेन इधर लिखा हुआ है। ये आपका इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स है, इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स है। फिर मिक्स भी है, तो आप लोगों ने ये याद करके उसी तरीके से जाना है। ड्रग को उठाया कि इसका क्या सा मैकेनिज्म है, इसका कौन कौन सा साइड इफेक्ट है, इसका कौन कौन सा साइड इफेक्ट है, और पॉसिबली क्यों हो सकता है, राइट। तो आपको वो आस्ते आस्ते याद रहेंगे। जो कोलिनर्जिक का चैप्टर आपने याद किया था, अब यहाँ पर वो काम आएगा। जो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट हफ्ते वाले दिन मैंने आपको दिया था, मैंने कहा उसमें एंटी कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, वो अब आपका सारा का सारा काम आएगा। तो ये जो 4 के 4 चैप्टर्स हैं, ये बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। आपको ज्यादा रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते कि आपने बैचलर सही से पढ़ा हुआ हो। तो इंशाल्लाह अब मैं बाकी आपको अनाउंसमेंट कर लूंगा। एक चीज तो मैंने आज आपको बता दी कि कल से आपको डायरेक्ट वेबसाइट पे जाना होगा। वेबसाइट में आपके लिए आज का लेक्चर आज अवेलेबल रहेगा, कल शाम तक लेक्चर गायब हो जाएगा, क्योंकि नहीं मिलेगा। शौकीन हजरात, डेडिकेटेड हजरात आज ही अपना लेक्चर कवर करेगा। अभी नहीं हो, ठीक है, कोई बात नहीं है, वो सो रहा है, कोई काम कर रहा है, करने दो काम, एंजॉय करो काम, ड्यूटी करो, लेकिन आपको शाम को टाइम निकालना पड़ेगा या सुबह टाइम निकालने पड़ेगा। कल शाम तक अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो बस ये आप शौकीन नहीं है, आपकी सेल्फ स्टडी फिर बहुत ज्यादा फिर आपको करेंगे, ठीक है। तो सर हम लोग कर लेंगे इंशाल्लाह। बस यहाँ पर मैं फुल स्टॉप लगा रहा हूँ, और बाकी अपडेट्स भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे देता हूँ कि हमने आगे क्या करना है। तो सी वाला हाफिज।